आप जानते हैं, मोदी सरकार का एक अच्छी बात आप कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव या योगी सरकार आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो योगी सरकार की एक बहुत अच्छी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई है और एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट है। बस पॉलिटिकल लीडर किस प्रकार से हैं, उसे करप्ट हो जाता है, वो लेथार्जिक हो जाता है या रिस्पॉन्सलेस हो जाता सर। है। मैंने योगी सरकार में ये चीज देखी, अगर नोटिस किया है कि जो पुलिस के एक्शंस थे कोई भी क्राइम के अगेंस्ट बहुत तुरंत लिए जाते हैं। पुलिस तुरंत पहुंचती है, तुरंत कॉल आती है कि वाकई मतलब डरती है, एक डर है। बिकॉज़ इन उत्तर प्रदेश वी हैव द बेस्ट लीडरशिप वी एवर हैव। इस समय हमारे पास जो लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार का अगर हम कहें तो अब तक का बेस्ट लीडरशिप। यस सर, मैंने पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया। यूपी में पुलिस वाकई भय में है, तुरंत एक्शन लेती है, तुरंत घर पहुंचती है, तुरंत हर तरीके से, और इवन कॉल जाती है कि आप संतुष्ट हैं या नहीं, और गलत एक्शन लिया है तो उसका भी उनको दंड मिलेगा तुरंत सर। ये चीज तो केंद्र में आप देखिए, केंद्र में मोदी जी हैं, छवि एकदम साफ, जनता भरोसा कर रही है ना। लेकिन सिर्फ उनकी छवि साफ होने से कुछ नहीं होगा, केंद्र पूरा भारत देख रहा है और पॉलिटिकल लेवल पर नीचे लेवल तक जो चीजें डाउन होंगी उनमें नीचे तक सुपरविजन जरूरत है। सारे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे पॉडकास्ट में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि ईवीएम और बैलेट पेपर पर बहस सालों से चर्चा का विषय है, लेकिन हाल ही में बिहार में की चुनाव प्रक्रिया के अंदर जो आपका एसआईआर है, अब पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर राजेश शुक्ला सर, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। तो सर से हम एक एक करके उन सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे जिससे आम जनता अभी तक अनभिज्ञ है। तो सबसे पहले सर, वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसा कि 2024-25 में ईवीएम और बैलेट पेपर की जो बहस तेज हुई है, वो आपके हिसाब से एक भरोसे की कमी है या फिर राजनीतिक रणनीति? देखिए दिव्या जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक हथकंडे हर तरह से राजनीति में अपनाए जाते हैं और उसमें ये ईवीएम और बैलेट एक तरीके से राजनीतिक हथकंडा बना हुआ है पिछले कई सालों से। बिहार चुनाव के दौरान या उसके पहले के चुनाव में भी जो पार्टी हारती है वो ईवीएम और बैलेट का मुद्दा उठाती है। लेकिन अगर मैं इसको एक निष्पक्ष दृष्टि से देखूं तो बैलेट के अपने इंपॉर्टेंस था, क्योंकि बैलेट पेपर में क्या जो इलिटरेट है या कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं, जाके उसने अपना किया और एक भरोसा वोटर का रहता है कि उसने वोट दिया। लेकिन जब ईवीएम की बात करते हैं तो ईवीएम पर जो आरोप लगते हैं वो ये लगते हैं कि भाई उसमें जो डेटा है वो गलत हो जाता है, वोट किसी और को देते हैं, वोट पढ़ किसी और को जाता है। हालांकि उसके निपटारे के लिए वीवीपैट जैसी एक व्यवस्था को लागू किया गया जी। और उस वीवीपैट व्यवस्था को लागू करने के बाद ये माना गया कि अब ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनेगी। लेकिन फिर लोगों ने क्यों बैलेट को डिमांड करना शुरू किया? रीजन इसका ये है कि वीवीपैट की गणना मात्र 5 से 6% होती है, यानी कि सबका पूरा 100% गणना कर पाना संभव ही नहीं है। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें वीवीपैट की मिलान ईवीएम के साथ कर लेंगे। हालांकि जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं बैलेट के थ्रू ही होना चाहिए, उनका कहना है कि इससे वोटर की टेंजिबिलिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये फिर से हमें बूथ कैप्चरिंग की तरफ लेकर चला जाएगा, फिर से हमें इलेक्शन के उन नेगेटिव परिवेश से परिचित कराएगा जो छोड़कर हम आगे आ गए हैं। तो इसलिए ईवीएम, जिसे चुनाव आयोग भी कह चुका है कि वो टेम्पर प्रूफ है, उसमें कोई टेम्परिंग पॉसिबल नहीं है और अगर छोटी मोटी समस्याएं आती भी हैं कितने बड़े लोकतंत्र में, तो उसके समाधान के उपाय होने चाहिए, ना कि फिर से बैलेट की तरफ जाए। तो ये चर्चा एक निहायत ही राजनीतिक चर्चा है, इसमें ट्रस्ट का अभाव खाली राजनीतिक दलों को है, जनता को ट्रस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, तो सर जैसा कि अभी चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में हाल ही में कई बदलाव किए गए हैं, तो ये लोकतंत्र की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित कर रहे हैं सर? देखिए, ये भी लोगों की अनिभिज्ञता का ही परिणाम है। बिल्कुल सर। आपको
शायद पता होगा 2023 तक जो इलेक्शन कमीशन कमिश्नर्स की नियुक्ति करते थे, उसमें सिर्फ राष्ट्रपति इनका इलेक्ट अपॉइंटमेंट करते थे और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे करते थे। लेकिन कई सारे लोगों ने आरोप लगाए और ये कि चुनाव आयोग तो सरकार के लिए काम कर रहा है या उनके इशारे पे काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए और जब तक वो सिलेक्शन कमेटी नहीं बनती, यानी कि संसद इसके लिए कानून बनाए सिलेक्शन कमेटी को तय करने के लिए, और जब तक कानून नहीं बनता तब तक जो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी, वो एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर होगी। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, विपक्ष का नेता होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया। लेकिन 2023 में ही फिर सरकार ने कानून बना दिया, क्योंकि ये आदेश ही था कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये रहेगा। सरकार ने जो कानून बनाया उसमें उसने क्या किया कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश उनको हटा दिया। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जिसमें खाली प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता और साथ ही साथ एक कैबिनेट मंत्री का प्रावधान किया। देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न उसके बाद चर्चा नहीं विवाद का विषय बन गया कि क्यों चीफ जस्टिस को हटाया। अरे, चीफ जस्टिस के अंडर में तो एक भी अपॉइंटमेंट हुए ही नहीं। जिस कमेटी को बनाया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, वो कमेटी में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था उसके रिकमेंडेशन पर तो एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे देश हैं जहां पर इलेक्टोरल प्रोसेस में जुडिशरी को पार्टिसिपेशन दिया गया है, जिससे लोगों को भरोसा बना रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे और लोगों को भरोसा रहे, ट्रस्ट रहे। लेकिन भारत में 2023 तक जितने इलेक्शन कमिश्नर्स हुए या इलेक्शन कमीशन ने जब 1978 का चुनाव कराया और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर जाने का रास्ता देखना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार आई, तो क्या इलेक्शन कमीशन बायस था? बिल्कुल सर। क्या जब पीवी नरसिम्हा राव सत्ता में आए उस समय क्या इलेक्शन कमीशन बायस था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए तो इलेक्शन कमीशन बायस था? यानी कि अगर हम देखें तो ये बायस्ड होने का जो आरोप है और ये कहना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहने से वो बायस्ड नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। भाई निर्णय तो मेजॉरिटी से ही होगा ना। तो सर, आपके हिसाब से हमारे लिस्टर्स जरूर जानना चाहेंगे कि एक सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, देखिए इसमें क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो 2023 में कानून बना है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नर के अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन को लेकर जो कानून है, इसमें सरकार ने जो निर्णय एकदम करेक्ट है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों रखा जाए, क्यों रखा जाए? आखिर में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने की हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रखने से निष्पक्षता आ जाएगी, ये कैसे गारंटीड है? दूसरा, चुनाव किसका हो रहा है? हमारे लोकतंत्र का हो रहा है ना। इसमें विपक्ष और सत्ता खाली दो ही तो इंस्टीट्यूशंस हैं। विपक्ष से ज्यादा क्या कोई कंट्रोल कर पाएगा सरकार के ऊपर? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंट्रोल कर पाएंगे सरकार के ऊपर? वो जिस नाम को रिकमेंड करेंगे, जिसके बारे में उनको एबीसीडी नहीं पता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 5 लोगों का नाम पैनल में आएगा जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसके सर्विस कंडीशन को, उसके जो भी उनका रिकॉर्ड्स है उसको तो सरकार रखती है। उन्होंने क्या गलतियां करी हैं, क्या उन्होंने अचीवमेंट पाए तो सरकार जानती है। तो ज्यादा बेहतर उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले पाएगा तो जुडिशरी ले पाएगी। और जुडिशरी को क्यों जिम्मेदारी दिया जाए ऐसी कि वो जाके वहां निष्पक्षता, और निष्पक्षता का मतलब अगर सत्ता और विपक्ष बैठा हुआ है तो इससे निष्पक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। तो सर, आपके हिसाब से ये जो कानून बना ये एकदम सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए कानून ना? है और चीफ जस्टिस को कतई इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो जिम्मेदारी ले इसकी, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही उसमें बैठे हुए हैं और चुनाव सत्ता और विपक्ष के बीच में हो रहा है। और विपक्ष से ज्यादा सरकार के ऊपर नजर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं रख सकता है। और इसलिए अगर निष्पक्षता हो सकती है तो सिर्फ विपक्ष के नेता को साथ में रखने से हो सकती है। उसमें किसी भी फॉर्म में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस व्यवस्था में होने का कोई मतलब नहीं। अच्छा सर, ये जो सोशल मीडिया पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है, तो ये 2024-25 के चुनावों में कैसे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बना? देखिए, सोशल मीडिया का ये प्रभाव आप 2019 के चुनाव में देख सकते हैं, अच्छा खासा था। हाँ, अब माइक्रो लेवल हो गया है। जेन जी जो युवा वर्ग है, उसके हाथ में जो उसका प्रोडक्टिव टाइम है उसका 80% वो सोशल मीडिया पर देता है।
जो कि एक बड़ा तबका है, बिल्कुल सर। वो अपने आप में सत्ता परिवर्तन, शासन परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन करने का दम रखता है। उसको क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए। वो आजकल किसी चीज को एग्जामिन करके, क्रॉस एग्जामिन करके सत्यता का पता लगाने से आज के हमारे युवा वर्ग को कोई लेना देना नहीं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्रीली सबको सब कुछ बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। यस, और मिला हुआ है। ये लोगों को, कई लोग अनभिज्ञ हैं उस टॉपिक पे जाने लोगों में, लेकिन इतनी इन्फ्लुएंस पावर है, इसीलिए इन्फ्लुएंसर नाम भी दिया गया है, जिससे लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी को सच मान लेते क्यों हैं। इन्फ्लुएंस होते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल अपने आप ही चीजों को उस तरह से प्रेजेंट कर रहा है जैसा आप देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं, बिल्कुल। और क्या जनता मैं तो को अच्छा आपको लग एक रहा है। बात ये भी कहूंगा ना कि जो चुनाव आजकल की सरकारें जीत रही है ना, उसमें 80% रोल सोशल मीडिया का ही है। सही बात है सर। क्योंकि आज इश्यू बेस्ड चुनाव ना होकर ना पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव हो गए हैं। अगर आप अपनी लाइन लंबी नहीं कर सकते, दूसरी लाइन मिटा दीजिए, या तो दूसरी लाइन को नहीं आप हटा सकते तो अपनी लाइन लंबी कर दीजिए। ये सोशल मीडिया यही काम कर रहा है। एक और दूसरे की लाइन मिटाने का काम कर रहा है और एक की लाइन बढ़ाने का काम कर रहा है, जो कि वर्चुअल है। रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है भारत के चुनाव को ही नहीं। अभी ट्रम्प का चुनाव देखिए, आप अमेरिका में चुनाव देखिए, विश्व में ग्लोबल है ये, और इसे बचा नहीं जा सकता। तो क्या कर सकते हैं? पीपल अवेयरनेस, बिल्कुल वोटर अवेयर हो। खाली सोशल मीडिया पर देखी गई चीज पे भरोसा ना करें। सही बात है। पूरी तह तक जाकर पूरी जानकारी लें, तभी और जो सही है उस मैं पर ही। अपने दर्शकों को कहना भी चाहूंगा कि कभी भी सोशल मीडिया पर परोसी गई किसी जानकारी पर आंख बंद क्योंकि करके सर हर भरोसा सिक्के मत के करें। दो पहलू होते हैं, जो आप सामने बिल्कुल नहीं जरूरी है कि वो पीछे का पहलू वही हो। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर तो चूंकि अनसेंसर्ड मटेरियल है और आपके पास शायद इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उनको एग्जामिन कर पाए। सरकार भी उन चीजों को इस प्रकार से हैंडल करती है, ऐसे देखती है, फायदे नुकसान के अकॉर्डिंग देखती है। अच्छा सर, क्या भारत वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अब तैयार है? नहीं है, मैं तो कहूंगा बिल्कुल नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी हमारा देश अभी सर, तैयार जिसके नहीं है। पीछे का एक बड़ा कारण क्या है? आप क्यों ठीक है, कहते सर? मैं तो कहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन बेहद जरूरी है देश के लिए, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ईज है वो बेहतर होगा, हमारी कॉस्ट कटिंग होगी, साथ ही साथ एक बेहतर यानी कि डेवलपमेंट का माहौल बनेगा। तो सर ये किस तरीके से पॉसिबल है? ये दर्शक ये पॉसिबल जरूर नहीं जानना है, यही मैं कह रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ होना चाहिए, होना लेकिन चाहिए। भारत में पॉसिबल नहीं हो है। पाएगा। अगर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है तो क्या संभव नहीं है, ये भी है। सर ये लेकिन बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है कि क्यों पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके 3 कारण। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ब्लॉकेज है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारे प्रावधान ऐसे जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, भारत एक डाइवर्स कल्चर का राष्ट्र है। यहाँ पर हर राज्य की अपने अपने मुद्दे हैं, हर राज्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पर किसी एक मुद्दे पर पूरे देश का एक चुनाव करा पाना तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर भी लोकल मुद्दे दब जाएंगे क्योंकि नेशनल मुद्दे हावी हो जाएंगे। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या इसके लिए लोग और पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं? बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले तो वो एक बनाना, एक मत, एक राय बनाना बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उससे भी पहले संवैधानिक और कानूनी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। और तीसरा, क्या हमारे पास इस प्रक्रिया को चलाने या इनको मैनेज करने के लिए विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर है? अगर ये तीनों हो जाए तो संभव है। एक पक्षीय कोई भी डिसीजन लिया नहीं जा सकता है, सही। बात किसी भी राष्ट्र के लिए, बिल्कुल अगर मेरे देश के लिए मैं कहूँ तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अच्छा सर, ये महंगाई, बेरोजगारी या आर्थिक असमानता, ये जो 2024-25 के क्या सबसे डिसीजन मुद्दे रहे हैं? नहीं रहे। नहीं रहे। मैं तो कहूंगा नहीं रहे हैं। पर्सनालिटी बेस्ड हो गया इलेक्शन में। वो पहले से 2024-25 में थे कि भाई महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और ये विपक्ष ने उठाया मुद्दे। लेकिन सत्ता किसकी आई? जिसके पास व्यक्तित्व था। हम निष्पक्ष तौर पर अगर इसको आकलन करने की बात करें तो आने वाले चुनाव में हो सकता है आर्थिक असमानता, महंगाई, गरीबी ये सब एक मुद्दा बने, हो सकता है, अगर हम आज भी जाग गए तो। नहीं तो हम राहुल मोदी में ही फंसे रहेंगे। सही बात है। हम सिर्फ इसमें कि राहुल को चुनना है कि मोदी को चुनना है, सिर्फ हम इसमें रहेंगे। उन्होंने क्या किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम राहुल मोदी प्रियंका में फंसकर वोट कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, और वही आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जब ये आर्थिक असमानता हमें भुखमरी के कगार पर ले आएगी, जब हर एक युवा बेरोजगार होकर घूमेगा,
तब वो समझेगा कि सरकार ने क्या किया है। क्योंकि सरकार ने काम कम अच्छे नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन इस आर्थिक असमानता को दूर करने में कतई ये सरकार सफल नहीं हो पाई है। और इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि वर्चुअल ये कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है सरकार में। और ये एक निष्पक्ष एक नागरिक तौर पे मानना ये कतई गलत नहीं है कि अगर सरकार यही रवैये पे चलती रही, व्यक्तित्व बनाम व्यक्तित्व के ऊपर लेकर चली, तो बहुत बड़ा नुकसान देश का होने जा रहा है। तो सर आपके हिसाब से ये जो पर्सनालिटी ड्रिवन चुनाव है, तो इसमें क्या इशू कम और लीडर्स ज्यादा है, ऐसा अप्रोच रहता है? देखिए, ऐसा अप्रोच रहता क्या, आज वही बन गया है। आज लोगों के मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं है, मोदी है कि नहीं इंपॉर्टेंट ये है। अब मोदी जी हैं तो मुमकिन है, अब समस्या है ये किसी को पता नहीं है, समस्या से किसी को लेना देना भी नहीं है, और समस्या को पीछे रखकर वो कहते हैं कुछ भी समस्या हो, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है। ये जो मानसिकता इस सोशल मीडिया ने गढ़ी है, आज हमारे देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों में से शायद 4,000 लोग भी मोदी जी से नहीं मिले होंगे। लेकिन सर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम देखें, आज इस सरकार की वजह से कई सारी ऐसी प्रगतियां हुई हैं जो हम पिछले सालों में नहीं देख स्तर पर सकते। तो दिव्या जी मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत सबसे लो लेवल पर है आज की स्थिति में, जी। सबसे लो। यही सोशल मीडिया के बाद चर्चा भी हम लोगों ने किया ना, उसने यहाँ तक बनाया हुआ है। वरना अमेरिका के साथ रिश्ते देखे, चाइना के साथ रिश्ते देखे, साउथ ईस्ट एशिया के साथ रिश्ते देखे, सब लोवेस्ट लेवल पर है, लोवेस्ट लेवल पर। ये मीडिया है जो ये दिखाना चाहते हैं वो हम देखते हैं। और सर जो भारत में अगर प्रोग्रेस की बात करें तो भारत के प्रोग्रेस की अगर बात करेंगे तो कुछ भी ऐसी प्रोग्रेस नहीं जिसपे आप बहुत गर्व कर सकें। एक भी चीज वो बताइए जिसपे आप गर्व कर सकते हैं, एक भी चीज। क्योंकि वो चीज जो आज हुई है वो स्टार्ट तो इंदिरा गांधी नहीं करती थी। हम ऐसी कौन सी चीज पे गर्व करें? क्या हम नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर पाए? क्या हम देश की सुरक्षा को कर पाए? पहलगाम में घुसकर लोग हत्या कर दे रहे हैं और हमारे पास जब तब तक पूरे देश का कंट्रोल यूनियन के पास में है। राज्य को आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। आज जगह जगह फ्रॉड, हर चीज में। क्या आप बहुत एक्शन ले रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। 15 साल से आपकी सरकार है, इस 15 साल से आपकी सरकार में आप क्विक एक्शन ले रहे हैं फ्रॉड और करप्शन में, तो अब तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप। इसका मतलब हाई लेवल करप्शन, वर्चुअल करप्शन हो चुका है। अच्छा सर, जैसे कि पहलगाम अटैक की आपने बात की, पहले जो अटैक का एक रेशियो था काफी ज्यादा था, आज कई सारी चीजें ऐसे सुधार हुए हैं जैसा हम देख पा रहे हैं, कई कम हो गया है उसका रेशियो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देश को आज वो नहीं चाहिए। देश को आज या तो आप बस यही कि अब हम अटैक नहीं हुए ये देखें, या तो देश आगे बढ़ा ये देखें। आज हमने पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी या पाकिस्तान के साथ हमारी एक डिप्लोमेसी हमेशा की रही थी, और आज विश्व में पाकिस्तान का रिकॉग्निशन इंडिया से कई गुना ज्यादा है, वो भी उन देशों में जिन देशों हमारी धाक हुआ करती थी, अमेरिका जैसे देशों में। हमारे देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया, उनके यहाँ का तानाशाह को आमंत्रित किया गया, उनके जनरल को आमंत्रित किया गया। ये किस प्रकार की भारत राजनीति लेकर जा रहा है? रशिया में इन्होंने वहां से अपने तेल का आयात कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हम फिर से अमेरिका के चरणों में बैठने जा रहे हैं। क्या है? लाभ और हानि। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इसके ऊपर चर्चा करने की बात नहीं। हम पॉलिटिकल मुद्दे पर आते हैं, और पॉलिटिकल मुद्दे में जो एसआईआर का मुद्दा है, या हम इसकी बात करें कि वोटिंग का जो हमारा बैलेट वोटिंग और इसका मुद्दा है, जब कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष आते हैं तो जो जीतता है उसके विरुद्ध विपक्ष आरोप लगाता ही है। अच्छा सर, ये जो महिला आरक्षण बिल लागू किया गया है, तो इसके बाद क्या आगे आने वाले चुनावों में हम कोई बेहतर बड़े बदलाव देख सकते हैं? देखिए, महिला आरक्षण आने से नो डाउट महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, नेतृत्व बढ़ेगा, नेतृत्व करने का जो उनके पास संख्या बल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत अधिक परिवर्तन आएगा कोई, इसका बहुत उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचायतों नगर पालिकाओं में देखा गया, जो महिला आरक्षित सीटें होती हैं उनमें जो ऑलरेडी पुरुष जो प्रधान रहे हैं या जो रहे उन्हीं के घरों की महिलाएं आ जाती हैं, और प्रॉक्सी लीडरशिप चलता है। जैसे प्रधानपति वगैरह का आपने वो सुना होगा, प्रधानपति, पार्षदपति। यहाँ पर भी उन घरों की महिलाएं जो राजनीतिक घराने हैं उनके आने की संभावनाएं ज्यादा है। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज रिजर्वेशंस, अगर हम इसकी चर्चा करें कि परिवर्तन आएगा, तो पहली बात तो जब अभी कंप्लीट होगा एसआईआर वगैरह, चुनाव होंगे, सीटें डिलिमिटेशन 2026 बाद डिलिमिटेशन होगा,
उसमें सीटें संख्या बढ़ेगी, नो तो डाउट। सर मैं आपसे अगर पूछूं कोई एक बड़ा बदलाव तो आप क्या कहेंगे? नेतृत्व, मैं ये कहूंगा कि नीति निर्माण में उनकी सहभागिता के साथ नेतृत्व में महिलाएं आगे आएंगी। अच्छा सर। सर जैसे कि आप देखेंगे कि युवा वोटर टर्नआउट काफी घट रहा है, तो इसके पीछे की बड़ी समस्या क्या है? रजिस्ट्रेशन है या फिर इंटरेस्ट? वो भी एसआईआर से पता चल जाएगा। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसकी चर्चा भी हम लोग नहीं कर पाए हैं, वो अपने आप में बिहार चुनावों से एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और बिहार चुनाव में, और आपको मालूम है, एसआईआर का जो प्रोसेस है वो रेगुलर होना चाहिए। हालांकि 2003-5 के बाद अब हुआ है जाके, लेकिन जो ये प्रोसेस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से ही गवर्न है, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि वोटर लिस्ट को तैयार करने, उसका सुपरिंटेंडेंस उसको सुपरवाइज करने, उसको कंट्रोल करने, रिवाइज करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होगी। अच्छा। इसी प्रकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की सेक्शन 21(3) समय समय पर जब भी इलेक्शन कमीशन को लगे कि इलेक्टोरल लिस्ट को बेहतर बनाने, उसको ज्यादा रेलिवेंट बनाने, एक्यूरेट बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी है, तो वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट कर सकता है। ये उसके पास अथॉरिटी है। उसने स्टार्ट किया, बिहार में बवाल हो गया कि इसमें से वोटर को निकाला जा रहा है, उनको शामिल किया जा रहा है। और उसके पीछे कारण था कि जो डेटा मांगे गए थे वो डेटा वहां के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि वहां पे प्रवासी ज्यादा है, जो बाहर रहते हैं, मजदूर वर्ग ज्यादा है, जिनके पास कोई अपना डेटा रिकॉर्ड नहीं है। खैर, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उन सबको कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में आज एसआईआर हो रहा है, लेकिन 80% लोगों को उसमें 2003 के अकॉर्डिंग क्या डेटा भरना है पता नहीं है। अच्छा सर, क्या भारत में ऑनलाइन या रिमोट वोटिंग जल्दी शुरू हो सकती है? और अगर शुरू भी हो गई तो क्या ये बेस्ट रहेगा हमारे भारत के लिए? देखिए, रिमोट वोटिंग ट्रांसपेरेंसी रहेगी इससे? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने। इसके लिए काफी हमें टेक्नोलॉजिकल उसमें, क्योंकि एक बूथ से लगभग 72-73 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर किया जा सकता है वहां पर। एक अच्छी चीज है, लेकिन इसके लिए अभी हम प्रारंभिक स्टेज में हैं। बेहतर हो सकता है, पार्टिसिपेशन बढ़ाने में, ट्रस्ट को बढ़ाने में बेहतर हो सकता है। सर आई थिंक ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छी हो जाएगी हो इससे। जाएगी, लेकिन इससे क्या है कि साइबर हैकिंग वगैरह का एक समस्या बना हुआ है कि वहां से वोट कास्ट किया गया, वो पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा उसको। रिमोट वोटिंग आपने कराया ऑनलाइन, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दूसरी चीज, क्या इसमें किसी प्रकार की हैकिंग की कोई प्रक्रिया तो नहीं अपनाई जा सकती। इन सारी टेक्नोलॉजिकल मुद्दों को देखना पड़ेगा, तब इसके ऊपर चर्चा किया जा सकेगा। अच्छा सर, चुनावी फंडिंग और ट्रांसपेरेंसी, ईसीआई और सुप्रीम कोर्ट की जो हाल ही की टिप्पणियां हैं, तो इनसे क्या संकेत मिलते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि 100% आप इस पर नजर नहीं रख सकते, क्योंकि पार्टियों ने क्या किया है, अपना पर्सनल खर्चा, अपने पार्टी का खर्चा, लीडर का खर्चा सब अलग अलग करके दिखा देते हैं। दूसरा, जो कैश डोनेशंस होते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। यहां तक कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं पाया, क्योंकि उसमें भी नाम छिपा लिए जाते हैं। तो जो फंडिंग है, ये रोक पाना ये तो बहुत संभव नहीं है, लेकिन हाँ, ये सरकार या चुनाव आयोग ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट की प्रक्रिया को अपनाकर, स्ट्रिक्ट विजिलेंस को अपनाकर, या ऑनलाइन उसके डिक्लेरेशन की चीजों को कड़ाई से पालन करवाकर कुछ हद तक कंट्रोल, मतलब यही तरीके हैं जिससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को बनाया बनाया जा सकता है। बाकी चूंकि 4 हाथ और निकल आते हैं, 4 और तरीके निकल आते हैं। अगर एक तरीका अपनाया जाता है रोकने का, तो 4 तरीके और हो जाते हैं उसको करने के। तो इसलिए जो फंडिंग है करप्शन को बढ़ाता है। फंडिंग के माध्यम से आप देखिए 95 लाख रुपीस एक सांसद के लिए 95 लाख रुपीस का एक कैप है, लेकिन 1.5-2 करोड़ रुपया तो नॉर्मल सी बात है खर्च करने। तो इसलिए इसके ऊपर कहाँ तक नियंत्रण लगाया जा सकता है, ये चुनाव आयोग के द्वारा इन ऑडिट वगैरह प्रक्रिया को किस तरह से अपनाया जा रहा है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की जाए, तभी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन किया जा सकता है। अच्छा सर, सोशल पोलराइजेशन एक आज के टाइम पे चुनाव रणनीति बन चुकी है, तो इसे किस तरीके से रोका जा सकता है? जनता को जागरूक करके, उससे बताकर कि आप सर जागरूक कैसे करें, उसका एक सटीक माध्यम क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सटीक माध्यम मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया जो नकारात्मक बन जाता है, इसका सकारात्मक इस्तेमाल भी संभव है। दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों का
ऐसा गाइडलाइन बनाए कि हेट स्पीच पर कड़ा नियंत्रण, तुरंत बैन कर दे, चुनाव नहीं लड़ लेकिन सकते। सर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, तो इस पे इस लेकिन तरीके वन से पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, कई देशों ने लेकिन किया इसके भी लिए है। बहुत सही टीम रखनी पड़ेगी और और ये ज्यादा तो एक स्केल है, में। ये तो 10 में से एक है सोशल मीडिया, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं खाली उस लेवल तक जिस लेवल तक सरकार चाहे। चाहे सरकार अगर चाहे तो क्या कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन चलिए उसको ये मान लिया जाए कि कहीं जेनजी ना हो जाए यहाँ पर, इसलिए उसको हम किनारे कर दें। तो ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग इस प्रकार के सोशल पोलराइजेशन को प्रमोट करने वाली पार्टियों को बैन करे, जो भी धर्म के आधार पर वोटिंग करे, हेट स्पीच के अंदर ले आए उसको, और स्ट्रिक्ट लॉज को, कोड सर ऑफ ये कंडक्ट कैसे को लागू डिसाइड करे। करेंगे कि पर्टिकुलर स्पीच हेट है या पर्टिकुलर नहीं? सुप्रीम कोर्ट हमारे गाइडलाइन जारी कर कॉन्स्टिट्यूशन, चुका है। और या तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। भाई, ये फॉलो क्यों नहीं होता? एनफोर्समेंट एजेंसी के नाकारेपन के कारण, यानी सरकार के नाकारेपन के कारण। तो सरकार नाकारा बनी रहेगी तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फेल है, उसका कोई मतलब ही नहीं। एक नाकारा सरकार न सिर्फ लोगों के जीवन को, संविधान को, कानून को, सबको बेकार बना देता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, इनका अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो शायद बहुत ही बेहतर ढंग से इन चीजों को लागू किया जा सकता है। लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव ये बड़ी समस्या है। अच्छा सर, छोटे राज्यों में पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, इसके क्या चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं? अगर छोटे राज्यों की बात करें तो देखिए, मणिपुर है, नागालैंड, वहां छोटे छोटे राज्यों में कोलिशन बदलते रहते हैं, आज इनके साथ, आज उनके साथ। तो ये वहां की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेसेस को हर्ट करते हैं, एथनिक क्लैशेस को बढ़ाते हैं। तो क्या सर ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहां के हुए जो अपराध हैं इन छोटे राज्यों में, क्या यही एक बहुत बड़ा कारण है कि उसको रोके जाने में या उसका समाधान ना होने के पीछे का कारण आप कह सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि वहां का जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसके पीछे उनके सोशल रीजंस हैं। क्यों तुरंत एक्शन नहीं लिया? जब मणिपुर हिंसा की बात की जाए या बहुत सारे ऐसे देखिए, वो टॉपिक्स हैं। सोशल कॉजेज हैं, उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। मैतेई का या फिर कुकीज का जो संघर्ष रहा वहां पर, अब सत्ता में जिसकी पकड़ ज्यादा है और दूसरा अगर कोलिशन में है तो कोलिशन टूटना है, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। जैसे ही सोशल और एथनिक मुद्दे क्लैश करेंगे तो ये किसको हर्ट करेगी? वहां के लॉ एंड ऑर्डर को, वहां के डेवलपमेंट को, वहां इंडस्ट्रीज के चलाने पर, इन सब पर इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी राज्य के अंदर न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करती है, वहां के विकासात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह रोक देती है। और वहां पर निश्चित सी बात है कि अंत में पॉलिटिकली लोगों का जो एक बदलता रहता है, पॉलिटिकल उनका सोच और आइडिया जो बदलता रहता है, वो वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा कारण है। अच्छा सर, अगर हम चुनावी खर्चों की बात करें, तो क्या जो भारत के चुनावी खर्च है, इस पर जो सीमा लगाई जा रही है, तो क्या ये वाकई लागू हो पा रही है? देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 95 लाख रुपीस उसके लिए कैप बनाया गया, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये लागू नहीं हो पा रही है। और लेकिन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हो, अगर अगर कोड ऑफ तो कंडक्ट क्या सर करंट में ऐसी कोई लैकनेस है जहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट एक गाइडलाइन या फॉर्म नहीं है जिससे सारी चीजें बिल्कुल सारी ट्रांसपेरेंट दिखे? ट्रांसपेरेंट है, सारी गाइडलाइंस ट्रांसपेरेंट है, उसका एप्लीकेशन नहीं, सुपरविजन नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मैंने अभी भी कहा था कि हमारे यहाँ गाइडलाइंस की कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों गाइडलाइन दे रखी, संविधान ने दे रखी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने दे रखी, कोड ऑफ कंडक्ट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है उसमें 50 गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइंस की टेंशन हमको नहीं करनी है, वो तो इतनी है कि उससे हमारी पूरी महाभारत फॉलो हो जाना सबसे बड़ा, उसको फॉलो करवाने करना में प्रॉब्लम है। वो सबसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इससे बड़ा फेल्योर कहीं और नहीं देखा जा सकता, और यही फिर उनके ऊपर आरोप लगने के कारण बन जाते हैं। लेकिन वो भी क्या करें? सही बात है सर। एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम होगा ना ये इन सबको लागू करवाना, वो क्या करें? इसमें गाइडलाइंस बना दिया है, अब ये देखना, चेक करना, सरकार को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी जो दी गई है इलेक्शन कमीशन को, सरकार के सपोर्ट के बिना कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा सर, सरकार सब कुछ अपनी तरफ से जैसे जो गाइडलाइंस कर रही है, जारी कर रही है, अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो हर एक तरीके से कहें गद्दी पे बैठे हुए या तो नेता कह लो या जो पोजीशन पे बैठे ऑफिसर्स कह लो, क्या इनकी भी तो कई सारी ऐसी कमियां हैं जो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं? करप्शन के चलते, उनकी कमी को हम ऐसे नहीं बोल सकते, करप्शन के चलते पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी अगर होगी, आप जानते हैं मोदी सरकार का एक अच्छी बात आप कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, या योगी सरकार आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए तो योगी सरकार की एक बहुत अच्छी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई है बढ़ गई है और एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट है।
बस पॉलिटिकल लीडर किस प्रकार से हैं, उससे वो करप्ट हो जाता है, वो लेथार्जिक हो जाता है या रिस्पॉन्सलेस हो जाता सर है। मैंने योगी सरकार में ये चीज देखी, अगर नोटिस किया है कि जो पुलिस के एक्शंस थे कोई भी क्राइम के अगेंस्ट बहुत तुरंत लिए जाते हैं, पुलिस तुरंत पहुंचती है, तुरंत कॉल आती है कि वाकई संतुलन, मतलब डरती जानते है, क्यों? एक डर है। बिकॉज इन उत्तर प्रदेश वी हैव द बेस्ट लीडरशिप वी एवर हैव। इस समय बिल्कुल। हमारे पास जो लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अगर हम कहें तो अब तक का बेस्ट लीडरशिप ये सर मैंने पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया सर। हाँ ये ये बेस्ट है। लीडरशिप है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का पॉलिटिकल करप्शन हमारे नेता के अंदर नहीं है। वो जब नेता करप्ट होता है ना तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है। अच्छा सर, जो पोजीशन पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, इनके खुद ही विल है कि भाई उनको करना है, उनकी एक है कि करप्शन पे अगर ही वो उनका नहीं मन है, करेंगे, तो अगर वो वो नहीं नहीं करेंगे करेंगे। तो उनके पीछे पॉलिटिकल अथॉरिटी ऐसी है कि उनको दंड देगी। बिल्कुल भय बिन होय न प्रीत। बिल्कुल, और वो भय है भय तभी। राजनीतिक नेतृत्व ने वो भय बना रखा है आज ना हमारे उत्तर प्रदेश में। यूपी में पुलिस वाकई भय में है, तुरंत एक्शन लेती है, तुरंत घर पहुंचती है, बिल्कुल। तुरंत हर तरीके से, और इवन कॉल जाती है कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। और गलत एक्शन लिया है तो उसका भी उनको दंड मिलेगा। तुरंत तुरंत सर, हाँ, ये चीज बहुत अच्छी है। तो 1076 जैसी चीजें हैं जहाँ पे देखो, तुरंत कॉलिंग अगर जाती है। ऐसा नेतृत्व ऐसा लीडरशिप हो तो लोगों को भरोसा चुनाव प्रक्रिया में बढ़ सकता है। बहुत सर, ये केंद्र चीज में तो केंद्र में तारीफ आप देखिए, केंद्र में मोदी जी हैं, छवि एकदम साफ, जनता भरोसा कर रही है ना। लेकिन सिर्फ उनकी छवि साफ होने से कुछ नहीं होगा। केंद्र पूरा पूरा भारत देख रहा है और पॉलिटिकल लेवल पर नीचे लेवल तक जो चीजें डाउन होंगी उनमें नीचे तक सुपरविजन जरूरत है। सारे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ मोदी जी से पूरा देश नहीं बिल्कुल, चल सकता। सारे जितने भी institutions, हैंड्स हैं बिल्कुल। उनको भी पूरा उतना ही उससे काम करना पड़ेगा सर। और जानते हैं डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल वो है, तो चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, अल्टीमेटली अपनी पॉलिटिकल बैकिंग को बना के रखना पड़ेगा, अपने वोटर बेस को बना के रखना पड़ेगा। तो कुछ मुद्दे तो ऐसे लेकर चलने पड़ेंगे जो पोलराइज करें वोट बैंक सही को, बात है सर। क्योंकि जब तक वोट बैंक उनके पास नहीं हुआ चुनाव न जीत पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे तो कुछ सरकार कर नहीं बनाना पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, आपके हिसाब से क्या वीवीपैट की 100% काउंटिंग संभव है? संभव तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल अगर संभव की बात करें तो ये ट्रस्ट को बढ़ा देगा। संभव है, अगर हो जाए तो ट्रस्ट को बढ़ाएगा। एक भी कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। वीवीपैट, अरे आप ईवीएम और बैलेट की बात अभी पहले प्रश्न में आपने किया था, कोई उसकी बात ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही अगर बात है। सारे 100% हो जाए तो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, तो इसके सिर्फ फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए फायदे तो फायदे ही फायदे हैं। वीवीपैट का 100% काउंटिंग के 100% फायदे हैं, नहीं है। लेकिन अगर एक नुकसान की बात possible करें, है नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी पर्चियां आप कैसे हैंडल करोगे? उनका ट्रांसपोर्टेशन मिस हो गया तो आप क्या पूरा का पूरा काउंटिंग कैसे पॉसिबल करोगे? नहीं है, बिल्कुल भी। प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए मेरी नजर में 20-30% तक होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी भी 30% मैक्सिमम डिमांड करेंगे और इस समय है कितना, 5 से 6%। तो वो 30% की डिमांड करें, हाँ 30% पॉसिबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके लिए जो जेन्युइन तरीका है वो अपनाया जाए। अच्छा सर, इसका 0.01% भी अगर कहें कोई एक नुकसान वीवीपैट का अगर हम ये कहें तो पहला नुकसान ये है कि अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं, पूरा चुनाव सिस्टम खत्म। यानी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा वोटिंग, तो पूरा प्रोसेस ऑफ काउंटिंग तो उसी से चल रहा है ना। तो अगर वीवीपैट 100% कर दिया, यानी कि इस सिस्टम को लागू कर दिया 100%, तो ऐसे में अगर एक गलती हुई तो पूरा पूरा चुनाव, पूरे भारत में हर एक पोलिंग बूथ पर वीवीपैट की गणना बहुत ही टेरेबल टास्क है। और गलती ह्यूमन बीइंग करेंगे ना तो ह्यूमन एरर्स होने की संभावना, यानी बैलेट पेपर में जितनी धांधली होती है उससे बहुत ज्यादा धांधली इसमें हो सकती है अगर 100% काउंटिंग कराने पर आ जाए। बिल्कुल सर। तो सर एसआईआर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुद्दे थे हमने सब डिस्कस कर लिए, लेकिन हम अपने लिसनर्स के लिए आज 2 मिनट का रैपिड फायर सेशन आपसे जरूर करेंगे। तो रैपिड फायर सेशन का मेरा पहला सवाल आपसे है सर, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ सर? देखिए पहला आम चुनाव भारत में अक्टूबर 1951 में प्रारंभ हुआ था और फरवरी 1952 तक चला था, और उसी के बाद हमारी पहली संसद 13 मई 1952 को बनकर आई थी। ओके सर, दूसरा सवाल, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ट्रेल है ये, जिसके माध्यम से ईवीएम में जो आप वोट कास्ट करते हो उसका एक रिकॉर्ड उसमें आता है कि आपने किसको वोट दिया, क्या ये सारा डिटेल आता है। अच्छा सर, भारत में वोटिंग की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको घटाकर 18 वर्ष राजीव गांधी सरकार ने कर दिया था। अच्छा सर, जो ऑनलाइन कैंपेन का खर्च होता है तो क्या वो चुनाव खर्च पे गिना जाता है? देखिए इसका
खर्च में गिना जाता है। लेकिन अगर आपने साइड चैनल से किसी ऑनलाइन पे खर्चा किया है तो वो काउंट नहीं होता है। यानी पार्टी ने डायरेक्ट जो प्रचार किए हैं ऑनलाइन वो तो होता है, लेकिन आपने मेरा फैन क्लब बना लिया, इन्होंने मेरा फैन क्लब बना लिया और उसके माध्यम से मैंने पैसा लगा दिया, ये उसमें काउंट नहीं होता। अच्छा सर, 2024-25 के मुद्दों में सबसे बड़ा वोटर इन्फ्लुएंसर कौन सा रहा? पर्सनालिटी, मैं मानूंगा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी ऑफ मोदी जी, वो बहुत बहुत बड़ी बात था। लेकिन हाँ, महंगाई, माल गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस अगर यूपी में देखें तो पहले की बैड, लेकिन 2024-25 में कोई बड़ा चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन जो भी चुनाव हुए हैं, अब हम बिहार की बात करें या अन्य की बात करें, तो एक तरीके से मुझे पर्सनालिटी ही दिखती है कि पर्सनालिटी ही है। सर लेकिन उसके बाद अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखें तो पॉजिटिव भी तो बहुत सारी चीजें हमारे देश को मिली है। हमारे देश को हर चीज पॉजिटिव ही मिली है, क्योंकि डिसाइड जनता करती है। तो जो भी मिलता है जनता की इच्छा से मिलता है, और जनता की इच्छा से जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज हमारा SIR स्पेशल पॉडकास्ट, जिसमें हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से लेके वन नेशन वन इलेक्शन से सभी करंट इशू को डिस्कस किया। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी इच्छा है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपके मनपसंद टॉपिक को लेके आए, तो आप सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं थी आपकी होस्ट दिव्या जायसवाल। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।